समय में हर ओर हम एआई शब्द सुनते हैं। हम सब आज बोल पा रहे हैं। जो स्वर हैं, जो शब्द हैं, वो शिक्षा का परिणाम है। और इन दोनों के मेल से, मिश्रण से, कॉम्बिनेशन से वो भविष्य क्या बनेगा, इसे जानने के लिए मैं मंच पर पूरे आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा वीर माधव सिंह भंडारी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जी को। और जिस सत्र में शिक्षाविद हमारे बीच मौजूद हों, आग्रह यह रहेगा कि तालियां बजाकर उनका सम्मान करें, जिनसे हम सभी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार में शिक्षा सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम जी को कि आप मंच पर आएं और इस सत्र के लिए और साथ में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के CTO तेजस्वी घनशाला जी से भी मेरा अनुरोध कि वो मंच पर आएं इस सत्र में आपकी सहभागिता के लिए। इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी सुमित चौधरी, उनसे भी मेरा आग्रह। डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम जी को अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो, आपसे अनुरोध कि आप मंच पर आएं। सुमित, जब तक मुझे लगता है कि सर हमें ज्वाइन करते हैं, सत्र की आप शुरुआत कर सकते हैं। आप एक हाँ। बहुत धन्यवाद। और हम इंतज़ार कर रहे हैं पुरुषोत्तम सर का कि वो आएंगे तो हम उसके साथ चर्चा की जो शुरुआत है वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन थोड़ी सी एनर्जी की कमी लग रही है, तो मुझे लगता है कि इस सेशन में हम थोड़ी सी जान फूंकने की कोशिश करेंगे। और जो तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो मुझे ये एहसास करवाएं, और तमाम हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें एहसास करवाएं कि हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इस सभागार में अमर उजाला संवाद में मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस सेशन से पहले एक बार आप सभी की जोरदार तालियाँ हो जाएँ और हम ये उदाहरण पेश करें कि हम जीवंत हैं और तमाम चीज़ों को लेकर, और जो यहाँ से उत्तराखंड के विकास को लेकर एक रोड मैप खींचने की कोशिश हो रही है, और तमाम शख्सियतों को हम जो यहाँ पर सुन रहे हैं। और ये जो सेशन है वो आप लोगों के लिहाज से थोड़ा फ्रूटफुल हो, और उस पर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की, और एक युवा मिश्रण देने की भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मंच पर एक तजुर्बेकार महिला मौजूद हैं जो बताएंगी हमें, क्योंकि हम फ्यूचर, हम एजुकेशन और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं AI टेक्नोलॉजी की, और दो युवा भी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक कोशिश होगी आप तक पहुंचाने की। तो सबसे पहले मैम जो है आपसे ही मैं शुरुआत करते हुए, और जैसे उत्कर्ष मेरे सहयोगी ने आपका परिचय कराया, तो उसमें मैं ज़्यादा वक्त अपना ज़ाया यहाँ पर नहीं करूँगा। और मैम, क्योंकि जब AI की बात हो रही है, अभी तो ये स्थिति है कि हर किसी के हाथ में फ़ोन है, और बच्चे जो हैं वो अपनी स्किल्स को लेकर उन पर जितना काम कर रहे हैं, इसके इतर नए नए डिज़ाइंस बनाने को लेकर और टीचर्स को रिप्लेस करने को लेकर, और वो हर एक कोशिश अपनाने की कोशिश हो रही है। ये कितना बड़ा चैलेंज है एक शिक्षाविद के तौर पर, जब आप AI का इस्तेमाल एजुकेशन में इस तरीके से होते हुए देख रहे हैं? ये खतरा ज़्यादा है या अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है AI की? यस मैम। धन्यवाद। सबसे पहले अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने संवाद रखा और मुझे ये मौका दिया। देखिए, साइंस जब आता है तो दोनों चीज़ें लेके आता है, अपॉर्चुनिटी भी लाता है और थोड़ा थ्रेट भी लाता है। हमने ये सब देखा। हमने देखा कि जब साइंस विकसित हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी आई। आज मैं सुन रही थी पहला सेशन, तो मीनाक्षी जी ने कहा कि कितना ज़रूरी है न्यूक्लियर एडिशन, और हम देख रहे हैं कि सब काम चल रहा है। तो और हमने देखा न्यूक्लियर बम ने कितनी तबाही भी बचाई है। तो AI को हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। एक तो खतरनाक है ये कि बच्चों के पास जो फ़ोन आ गया है, स्मार्टफोन, वो एक उम्र से पहले नहीं आना चाहिए। तो ये तो हमें पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा और सभी लोगों को देखना पड़ेगा। अभी आपने देखा भी होगा कि UK ने, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ ने 60 ईयर से पहले ये स्मार्टफोन बंद किए हैं। जहाँ तक AI की बात है, तो मैं ये समझती हूँ कि इस टूल के द्वारा शिक्षा में क्रांति तो आएगी ही,
देखिए, आज कोई भी पढ़ना चाहेगा तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहेगा, और अगर मुझे मेरे विषय के सबसे बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही अवेलेबल हों, तो मैं पढ़ना चाहूँगी। तो अपॉर्चुनिटी इस तरह से है, लेकिन जो एक इंटरेक्शन होता है, वो जो इंटरेक्शन है वो आपके टीचर के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, और आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ भी पढ़ें, साथ ही साथ आप एक टीचर से उस पर डिस्कशन करके और आगे बढ़ें। तो सबसे बड़ा चैलेंज टीचर्स के लिए है। टीचर्स अभी तैयार नहीं हैं। एआई में जो चल रहा है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ चल रहा है कि हमारे शिक्षक बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि हमको पहले शिक्षकों को भी तैयार करना होगा। तो मैं आज पुरुषोत्तम जी आए नहीं हैं ऐसा लगता है, पर मेरी उनसे चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हम एआई में अपने टीचर्स को स्ट्रेंथन करें। ये तो रुकेगा नहीं। तो आने वाले समय में ऐसे लोगों की मांग बढ़ेगी जो एआई को समझते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं पावर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि पावर प्लांट में इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा इंजीनियर पावर प्लांट में रिप्लेस हो जाएगा ऐसे दूसरे इंजीनियर से जिसको कि एआई आता है। तो ये हमारे लिए एक टूल और हमारा साधन बनेगा, लेकिन बहुत सावधानी के साथ भी इसके साथ कार्य करना है, और भारत सरकार इस पर काम भी कर रही है कि एआई के साथ एथिक्स को कैसे जोड़ें, इसको रेगुलेट कैसे करें। तो ये तो आ गया है। मैं तो देखती हूँ कि इसमें जो डेली चीजें आ रही हैं बिल्कुल वो आ गई हैं, और ये हमें रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये यूनिवर्सिटीज के लिए भी, और शिक्षा मंत्रालय से लेकर हर कोई जो है कहीं ना कहीं इसका स्टूडेंट ही है। हमारे साथ तेजस्वी घनसाल साहब हैं इस वक्त, और जैसा मैंने जिक्र किया यहाँ पर तेजस्वी जी, क्योंकि हम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और बहुत आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो उसे किस तरीके से अडॉप्ट करें। कितना चैलेंज आप लोगों के लिए है, और अभी बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी उसके यूज टू हों, उसके लिए किस तरीके के प्रयास आप कैंपस में कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे संवाद में आमंत्रित करने के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से, जैसा मैम ने बोला, टीचर्स के लिए एआई को अडॉप्ट करना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अपने डे टू डे लाइफ में एआई को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। भले ही आप चैट जीपीटी वगैरह की बात करें या फिर किसी और टूल की बात करें, तो स्टूडेंट्स अपने डे टू डे लाइफ में एआई को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि एआई से उनका जो काम है वो सीधे सीधे आसान होता है। उन्हें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है सेम काम करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। टीचर्स अभी भी हेजिस्टेंट हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जितना जल्दी टीचर्स अडॉप्ट करेंगे एआई को, उतना जल्दी एज ए यूनिट हम आगे बढ़ सकते हैं एज अ ग्रुप। नहीं, एक परसेप्शन ये बन रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये हर क्षेत्र के लिए हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं आ रहा है, ये लोगों को रिप्लेस जो है वो कर देगा। क्या यूनिवर्सिटीज आने वाले वक्त में सिर्फ एक डिग्री लेने की संस्थान सिर्फ रह जाएंगे? क्या इसका भी डर है? क्या इस तरीके का चैलेंज भी आप लोगों को लगता है कि भविष्य में आ सकता है कि बच्चे तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, सिर्फ डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटीज के का जो है रुख करेंगे? क्या ये एक चैलेंज रहेगा? जी, अभी तक बिल्कुल ऐसा चलता आ रहा था कि काफ़ी ऐसे कॉलेजेस थे जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेने ही जाते थे, और डिग्री से जो उन्हें वैल्यू मिलती थी वो आगे जाके उनकी लाइफ में काम करती थी। बट अब एआई के आने की वजह से स्किल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे आप रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी स्किल्स को इनकलकेट करें, और उन स्किल्स को अपनी डिग्री के बेसिस पे ऑब्वियसली कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हैं, चाहे आप फ्यूचर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, या फिर कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो अभी भी डिग्री को वैल्यू देती हैं, बट इन द फ्यूचर मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत कम होता रहेगा। और सेम हम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पे भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रादर दैन जस्ट प्रोवाइडिंग अ डिग्री, हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी शुरू किया है, जिसके अनुसार हम देखते हैं कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएट हो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से, तो उसके पास डिग्री तो हो ही हो, साथ ही उसने पहले ही सेमेस्टर से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स या फिर कई ऐसी बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करी हो जो उसको आगे जाके लाइफ में काम कर सके। इसमें मैम अगर ये डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता है, हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है, इवन प्रिडिक्शंस भी एआई से ही हो रहे हैं कि आप कैसे रिप्लेस करेंगे भविष्य में जाकर, और वो भी लगातार सीख रहा है। तो ये एक सीखने का एरा कहीं ना कहीं जो है वो कहा जाएगा। तो अगर यूनिवर्सिटीज सिर्फ डिग्री लेने के संस्थान भर रह जाएंगे, तो भविष्य में जो ऐसा रिप्लेसमेंट जो है यूनिवर्सिटीज का, क्या ये हो जाएगा? क्या सिर्फ ऑनलाइन ही डिग्रियां मिलने शुरू हो जाएंगी?
सिर्फ स्किल्स पर बात होगी, कोई ये पूछेगा ही नहीं कि आपके पास डिग्री किस चीज़ की है। क्योंकि एक उदाहरण मैं देता हूं अमूमन, क्योंकि इससे पहले जब हमारा संवाद कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, आप जैसे शिक्षाविद हमारे साथ वहां पर जुड़े, और उस वक्त मैंने कहा कि एक ऐसा वाकया हुआ हमारे साथ जिसमें एक डॉक्टर ने, जब हमने उनसे पूछा तो उसने ये कहा कि इस बीमारी के अंदर ये दवाई दी जानी है नहीं, तो वो एआई से उसे पूछ रहा है। तो ये सिचुएशन आ जाएगी, तो क्या वो एआई से उन स्किल्स के बारे में पूछेगा बाद में? देखिए, पहले तो इस लेवल पर डेवलप करने के लिए, एआई में काम करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। जब कंप्यूटर आया तो भी लोगों ने कहा कि भाई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन उस कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए आईटी सेक्टर में भारत ने अपने झंडे गाड़ दिए और एक नई तरीके का जॉब क्रिएशन हुआ। इसमें भी ऐसा ही होगा, एक जॉब क्रिएशन ऐसे लोगों का होगा जो इस पर काम करेंगे। अभी इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं अभी एआई से कुछ भी पूछ लूँ, पता चला कि वो गलत ही आंसर मिल गया, और कई बार मिल भी जाता है, तो ये इसके अंदर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो मुझे पता है कि हाउ डेस्परेटली इंडस्ट्री कहती है कि हमको इंडस्ट्री रेडी लोग चाहिए। तो एक फिनिशिंग स्कूल की बात करना आजकल बहुत आवश्यक है कि आप डिग्री तो लें लेकिन स्किल के साथ लें, जैसा कि इन्होंने भी बताया। तो ये बहुत आवश्यक है कि इंडस्ट्री एकेडमिया गैप जितना शायद भारत में है उतना शायद कहीं पर भी नहीं है, और इसको जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें एक टूल, एक सहायक एआई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी रिसेंटली मीटी के डीजी से मिलके आई, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना दी जो कि हम यूनिवर्सिटी में इतने महंगे सॉफ्टवेयर या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खरीद सकती है। वो ऑनलाइन उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सेमीकंडक्टर में बच्चों को ट्रेन कर सकती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो एआई हमें अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन देखिए अल्टीमेट एम क्या होता है शिक्षा का अल्टीमेट एम होता है कि एक ऐसा नागरिक तैयार हो जो कि सारे तरीके से देश सेवा के लिए, अपने परिवार की सेवा के लिए और एक अच्छा नागरिक बन के तैयार हो। तो उसमें यूनिवर्सिटी के रोल को नकारा नहीं जा सकता, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रोल को नकारा नहीं जा सकता। आप 3 लोग घर में और तीनों मोबाइल पे बात करें और आपस में इंटरेक्शन ही नहीं हो, तो फिर कैसी मेंटलिटी होगी और किस तरीके की समस्याएं आने वाले समय में समाज के पास आने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का रोल तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा भारत के विकास के लिए, लेकिन उनको भी सोचना होगा कि शिक्षा ऐसी प्रदान करें जो कि हमारे स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाए। बिल्कुल, उसके उन पर भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं उन सभी हमारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है, तृप्ता मैम की जो क्लास है वो इस वक्त अमर उजाला संवाद के इस मंच से चल रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आखिर एआई में किन किन सेक्टर्स के अंदर हैं। तेजस्वी जी, ज़रा ये भी बता दीजिए कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप लोग एआई को ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के लिए एडॉप्टिव बना रहे हैं कि वो अडॉप्ट करें उसे बेहतर तरीके से, तो क्योंकि सबसे जब भी एआई की बात होती है तो बात होती है कंप्यूटर साइंस की, बात होती है आईटी की, तो क्या सिर्फ इन्हीं सेक्शंस के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग, या फिर ये भी कोशिश है कि कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर, मेडिकल बैकग्राउंड के अंदर जो अलग अलग जो छात्र हैं उनके लिए भी इस तरीके का जो है रास्ता बन सके कि वो भी एआई को अडॉप्ट कर सकें? नहीं, बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जिसका इम्पैक्ट बाकी सारे डिसिप्लिन्स पे भी पड़ता है। तो इसको हम कंप्यूटर साइंस तक लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बाकी डिसिप्लिन्स पर भी है। अगर आप देखें हेल्थ केयर, देखें, इफ़ यू टेक अ लुक एट एग्रीकल्चर, अगर आप देखें आर्किटेक्चर को भी अगर आप देखें, या फिर आप किसी भी फील्ड में देखें, आपने मैनेजमेंट की बात करी, इवन मैनेजमेंट स्टडीज़ में हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज दी जाती है ताकि वो बिजनेस मार्केट को एनालाइज कर सकें, ताकि वो केस स्टडीज़ की रिसर्च में हेल्प कर सकें। इसके अलावा लॉ में भी काफ़ी यूज़ है एआई का, लीगल रिसर्च में, क्योंकि इन सारी फील्ड्स में काम जो होता है उसको आप हाई क्वालिटी या फिर हाई एफिशिएंसी के साथ ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस केस में काफ़ी एआई टूल्स अंदर आते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, एआई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग तक सीमित रखनी चाहिए। इसका इम्पैक्ट बाकी डिसिप्लिन्स पर भी है, इसलिए हमें इसका यूज़ बाकी डिसिप्लिन्स में भी सिखाना चाहिए। यानी सिर्फ एक सेक्टर के लिए नहीं कह सकते हम इसको, ये सभी सेक्टर्स के अंदर आ रहा है। और जो लोग जिनके भी हाथों में मोबाइल फ़ोन है वो तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आज हम लोग भी उस एआई का किन किन सेक्टर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में उसका इस्तेमाल कर पा रहा हूं, तो आप लोग भी ज़्यादा उससे कनेक्ट कहीं ना कहीं जो है वो कर पाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूं तेजस्वी जी, कि अगर एआई अडॉप्टिव बहुत ज़्यादा बनना है या अपनी स्किल पर काम करना है, तो जो बच्चे अभी आ रहे हैं, जिन्हें अभी एडमिशन लेना है, जो अभी पास आउट हुए हैं,
वो किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें कि वो ज़्यादा फ्यूचर रेडी एआई को लेकर हो सके? हाँ, यही है कि जिस भी डिसिप्लिन में वो हैं, उस डिसिप्लिन की प्रॉब्लम्स को वो एआई से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यही तरीका है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रोल जो है वो टीचर्स का होगा इसमें आगे बढ़ाने के लिए, कि वो खुद समझे और जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ बच्चों को ट्रेन करें। बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, जैसे कोडिंग हम जानते हैं कि वो चली गई है एआई के आने के बाद, बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन इस पर अंकुश भी लगाना ज़रूरी है। अभी एक सेमिनार में मैं गई तो 2 वक्ताओं ने बिल्कुल वही बोला जो मैंने भी एआई में देखा था। मैं भी देख लेती हूँ, क्योंकि एआई से अगर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो हम क्यों ना पूछें कि मुझे आज इस विषय पर बोलना है। आज नहीं देख के आई मैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता थे, तो मैंने देखा कि वो वही बोल रहे हैं जो कि एआई ने मैंने भी पढ़ा था, जवाब दिया जो। तो बहुत सारे, अब देखिए पीएचडी थीसिस और एमटेक थीसिस में टीचर्स बहुत सतर्क हो गए हैं कि पता चला पूरा एआई से लिख दिया है, तो अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो उसको जज करेंगे। तो एथिक्स एंड रेगुलेशन, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले समय में। बच नहीं सकते हैं, सीखने के लिए उत्साहित रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी चीज़ों को अलग करेगी। तो अभी तक तो हमने पेपर को रिप्लेस किया कंप्यूटर से, अब फिजिकल चीज़ों को हम रिप्लेस करेंगे एआई से। बिल्कुल। और दीप्ता मैम ने बहुत अच्छी बात कह दी, क्योंकि मैं फिर वही जर्नलिस्ट वाले जिक्र करूंगा। मेरे सारे जो एडिटर्स हैं, हमारे बॉस यहाँ पर बैठे हुए हैं, और चल जाता है कि कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो एआई से लिखी हुई है, तो उसे भी होशियारी से इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है। उसका उसके वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो उसका इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। फ्यूचर रेडी का मैंने बात की जो है तेजस्वी, कैसे फ्यूचर रेडी जो है वो बने, उसकी ज़्यादा ज़रूरत, वो कैसे तैयार हों स्टूडेंट, उसके लिए किस तरीके के प्रयास आप लोग कर रहे हैं और उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा आने वाले वक्त के लिए वो तैयार हो सकें? देखिए, भले ही वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो मैंने बताया उसके थ्रू हो, या फिर जो हमारी ऑलरेडी कोलैबोरेशंस हैं, हमारी AWS स्किल बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम कई तरह डिफरेंट टाइप की स्किल्स इम्पार्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक iOS डेवलपमेंट सेंटर भी है इन पार्टनरशिप विद एप्पल एंड इन्फोसिस, तो उसके थ्रू भी कई स्टूडेंट्स जो अपनी iOS की ऐप्स डिज़ाइन करना चाहते हैं वो गोल अपना पूरा कर सकते हैं। अलॉन्ग साइड इसके ऑब्वियसली उनकी डिग्री वगैरह तो साथ ही साथ चलती रहेगी, पर कुछ एडिशनल चीज़ें आपके स्पेसिफिक नीड्स की वजह से हम केटर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो हम करते भी आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो तमाम में भी अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर हैं वो, और साथ ही वो जो इस वक्त जिन्होंने अपने फ्यूचर की शुरुआत की है, तो कैसे एआई के ज़रिए अपनी स्किल्स पर और बेहतर काम यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि सेशन का वक्त यहाँ पर हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे छोटे छोटे रैपिड फायर तौर पर जो भी आपके दिमाग में इसे लेकर सवाल आए उसका जवाब जो भी आप देना चाहें यहाँ पर। सबसे पहले तृप्ता मैम आपसे, एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या लगता है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन का मिलना एक जगह। एआई खतरा कि हम दिमाग से सोचना बंद कर देंगे। और एक स्किल जो हर छात्र को उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। ये से भी होंगे मेरे, डिग्री या स्किल क्या इस वक्त में एआई सबसे ज्यादा बड़ा खतरा किस चीज के लिए, डिग्री या स्किल? एआई का सबसे बड़ा खतरा डिग्री के लिए किताब या फिर एआई? सॉरी, किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एआई फ्यूचर के लिहाज से? ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि वो किससे अपनी लर्निंग लेना चाहेगा, पर मॉडर्न लोगों के हिसाब से मेरे हिसाब से एआई। फिलहाल के सिनेरियो में एआई टीचर बेस्ट है या ह्यूमन टीचर? अगर आप पर्सनलाइजेशन की बात करें कि बंदे के लिए कितनी पर्सनल लर्निंग दे सकता है तो शायद एआई, पर अगर आप इन जनरल डोमेन की बात करें और उसकी एक्सपर्टीज की बात करें तो ऑब्वियसली ह्यूमन। आखिरी सवाल, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, आप दोनों ही एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एक शब्द में भविष्य की यूनिवर्सिटी कैसी होंगी? एक शब्द में भविष्य की यूनिवर्सिटी कैसी होंगी? भविष्य यूनिवर्सिटी कैसी होगी? एआई रेडी। एआई रेडी, या हाइब्रिड। थैंक यू सो मच। और जोरदार तालियां आप सभी की। हमारी कोशिश ये कि एआई के इस्तेमाल को लेकर, एआई कैसे हमारा जो जीवन है वो बदल रहा है, उसका आप तक जो है कोशिश जो है पहुंचे, और एजुकेशन सेक्टर कैसे बदल रहा है और बच्चों के लिए कैसे फायदा यहाँ पर होगा। उत्कर्ष, ओवर टू यू। सुमित ने भविष्य की यूनिवर्सिटी का सवाल पूछा, वर्तमान पे लौटते हैं, और अमर उजाला परिवार की ओर से मैं अशोक शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप हमारे इन दोनों ही वक्ताओं का, जिन्होंने हमें सारगर्भित चर्चा में सीमित समय पे, और मैम को बखूबी पता है क्लासरूम के समय बड़े सीमित होते हैं,
तो भविष्य बेहतर वहीं से बनाने हैं। मैं अशोक शर्मा जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रोफेसर डॉक्टर तृप्ता ठाकुर जी, कुलपति वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को अमर उजाला परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह कर उनके दिए समय के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। साथ ही मेरा आग्रह सर आपसे होगा कि आप तेजस्वी घनशाला जी को, जो कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के CTO हैं, उनका भी हमारे सत्र में अपना कीमती वक्त देने के लिए अमर उजाला परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अमर उजाला संवाद उत्तराखंड साल 2026 के इस मंच पर वक्त एक छोटे से विराम का है। ये जो विराम है, अमूमन इसे हम लंच ब्रेक कहते हैं, लेकिन लंच कर फौरन इसलिए भी लौटिएगा क्योंकि इसके बाद कई प्रमुख चेहरे, कई प्रमुख शख्सियतें, इस देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ, आकाश चोपड़ा, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक बनर्जी और ऐसे तमाम चेहरे हैं जिनको हम अमर उजाला संवाद उत्तराखंड के इस मंच पर देखेंगे। करीब 20 मिनट बाद हम दोबारा इस सभागार में मौजूद होंगे और इस दौरान अमर उजाला संवाद उत्तराखंड का जो ये पूरा का पूरा सिलसिला है वो जारी है। एक बार फिर से अमर उजाला संवाद उत्तराखंड साल 2026 के इस आयोजन के लिए मैं अपने उन पार्टनर्स का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिसमें मुख्य रूप से संवाद के हमारे आज के प्रेजेंटिंग पार्टनर हैं ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये इवेंट, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, ये संवाद पावर्ड बाय है गोल्डी ग्रुप, ड्रिवन बाय किया। ट्रैवल पार्टनर है हमारे ईज माई ट्रिप, फिटनेस पार्टनर शिव नरेश स्पोर्ट्स, एसोसिएट पार्टनर मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी और सोलर स्क्वायर, साथ में रेडियो पार्टनर रेड FM 93.5 FM।